मास इंडेक्स। इसका मतलब ये है कि हमारी हाइट और वेट को हम जब उसमें मेज़र करते हैं तो WHO की क्लासिफिकेशन है, उसके हिसाब से नॉर्मल और ओवरवेट और ओबेसिटी की कैटेगरीज़ हैं। अगर हमारा वज़न और हाइट के हिसाब से नॉर्मल कैटेगरी में आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारा वज़न उस कैटेगरी के आगे निकल जाता है तो इसका मतलब है कि ओवरवेट हो गए हम। और अगर ओवरवेट हो गए तो आगे हमें ये भी जानना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है कि अगर वज़न बढ़ता है तो इसके साथ बीमारियां भी हो सकती हैं। बिल्कुल, और जैसा आपने समझाया है और ज़्यादातर लोग यही मानते भी हैं और इसी से चेक भी करते हैं, BMI जिसे हम कहते हैं, और WHO ने भी उसी के ज़रिए ये आंकड़े हमें दिए हैं। डॉक्टर शाम कुंवर, अगर मैं आयुर्वेद के नज़रिए से ओबेसिटी को समझूं तो अति स्थूल इसे माना जाएगा क्या? कैसे आयुर्वेद समझता है मोटापे को? एक्चुअली आयुर्वेद में अति स्थूल ही बोला गया है और मेदो रोग, ऐसे दो तरीके से मतलब उसका उल्लेख किया हुआ है। और इसका मतलब अगर हम कारण देखा जाए, क्योंकि आयुर्वेद इसको हमेशा एक जल्दी ठीक ना होने वाली बीमारी समझता है, मतलब ऐसा नहीं है कि इजीली हम ट्रीट कर पाए। तो आयुर्वेद में तो क्लियर क्या करके रखा हुआ है कि ये स्थूलता है, मोटापा है या मेदो रोग है, ये खान पान से ही है, मतलब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर तब से ये किया हुआ है। और ट्रीटमेंट में मतलब कृच्छ्र साध्य माना गया है, मतलब जल्दी ठीक ना होने वाली बीमारी मानी जाती है। ठीक है, जल्दी ठीक ना होने वाली बीमारी। हाँ। तो ये बिल्कुल चिंता का विषय है और इसीलिए आज हम समझेंगे कि कैसे इसे जल्दी ठीक करने की कोशिश की जाए और अपने आप को स्वस्थ रखा जाए। डॉक्टर जना, होम्योपैथी मोटापे को कैसे देखते हैं? होम्योपैथी में जैसे इसका मुख्य कारण जो है मतलब देखिए, लाइफस्टाइल जो है उसको अगर आप चेंज नहीं करेंगे, अगर आपकी पाचन शक्ति सामान्य है और आपकी एसिमिलेशन ये सब सामान्य है, मेटाबॉलिज्म सामान्य है, और अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं लाइफस्टाइल को, तो मोटापा आप होंगे, मोटापा आएगी। पर एक बात ये है, आप देखेंगे इस मोटापा के दौर में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अभी भी ज़िंदगी भर एक शरीर को हल्के पतले रहते हैं, ज़िंदगी भर रहते हैं मोटापा के बावजूद भी, इतने मोटापा फैलने के बावजूद भी, महामारी के रूप में फैलने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुबले पतले रहते हैं। यहीं पे होम्योपैथी का स्पेशल फोकस ये है कि होम्योपैथी ये बोलता है कि केवल लाइफस्टाइल सब कुछ नहीं है। जब आपका पाचन शक्ति और बाकी चीज़ें साधारण है तब लाइफस्टाइल का असर से अगर लाइफस्टाइल सही नहीं है, जीवन शैली सही नहीं है, खान पान सही नहीं है, तो ऐसी स्थितियों में आपकी वज़न बढ़ने का संभावना बढ़ जाता है, मोटापा होगा। पर जब ऐसा नहीं है तो ऐसे केसेस में देखते हैं कि कुछ लोग जो दुबले पतले रहते हैं ज़िंदगी भर, यहीं पे खास करके बोला जाता है कि ये हमारा माइज़म का असर है, जो ट्रू कॉज होम्योपैथी में डिजीज का माना गया है। ठीक है, और जैसा हमने कहा भी डॉक्टर कौर कि मोटापा अपने आप में एक समस्या तो है ही, अपने साथ तमाम तरह की समस्या लेकर आता है। कैसे ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग की बात करें, मोटापा उस पर असर डालता है? ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग की बात करते हैं तो आजकल का सबसे पहले तो ये है कि जो हमारा वातावरण है, ओबेसिजेनिक एनवायरनमेंट जिसको कहते हैं इंग्लिश में, तो जो हमारा एनवायरनमेंट जो फैक्टर्स हैं सबसे पहले हमें उसे कंट्रोल में करना है। क्योंकि आजकल वैसे तो कहा जाता है कि फूड हमारी नेसेसिटी है, रिक्वायरमेंट है, बेसिस ऑफ लाइफ है, लेकिन अब वो लग्जरी का रूप ले चुका है। उसको हम सोचते हैं कि अगर लाइफ को एंजॉय करना है तो ज़्यादा खाना खाना है। तो इस चीज़ को हमें अपने मन से निकाल देना है कि फूड को खाने की तरह ही लेना है, आहार को, और उतना ही खाना है जितने हमारी शरीर की या बॉडी की रिक्वायरमेंट है। साथ ही साथ दूसरी जो बहुत बड़ी बात है कि फ़िज़िकल इनएक्टिविटी, मतलब लोग जो हैं आजकल सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है, एक्टिविटी कम कर रहे हैं। इसके लिए बहुत सारे कारण हैं। आजकल लिफ्ट्स का यूज़ होता है और मॉल में जाएं तो एस्केलेटर्स यूज़ होते हैं, सीढ़ियाँ कम चढ़ रहे हैं, पैदल कम, सब लोग वर्क प्लेस पे जाते हैं, काम करते हैं, तो एक्सरसाइज या वॉकिंग का
घूमने का टाइम कम मिलता है, कभी कभी कहते हैं कि पॉल्यूशन की भी रीज़न है। तो ऐसे बहुत सारे इन्वायरमेंट के रीज़न्स हैं। और इसके अलावा अपने जो हमें मानसिक रूप से अपने बिहेवियर को भी मॉडिफाई करना है, क्योंकि क्या होता है कि आजकल जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो आजकल चलन हो गया है कि बाहर से ईटिंग आउट का, और दूसरा फास्ट फूड जो है बहुत इजीली अवेलेबल है। और आजकल क्योंकि महिला पुरुष दोनों ही काम पे जाते हैं तो समय की कमी होने के कारण सोचते हैं कि पैकेज फूड ले लेते हैं या बाहर से खाना मंगवा लेते हैं। और साथ ही साथ आजकल ये भी होता है कि बहुत सारी ऑफर्स और स्कीम्स होती हैं कि भाई आज के बुधवार है तो आज ये चीज़ हमें ऑफ़र में मिलेगी और रेट कम मिलेगा, डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा, या एक के साथ एक आइटम फ्री मिलेगा। तो ये जो मार्केटिंग है, इंडस्ट्री है, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है एनवायरनमेंट में मोटापा बढ़ाने के लिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि हमें ध्यान देना है 3 बातों का। सबसे पहले जो जिस भी चीज़ में फ़ैट है या तेल ज़्यादा है उसको कंट्रोल करना है, क्योंकि 1 ग्राम फैट में 9 किलो कैलोरी होती है। बिल्कुल डॉक्टर, कार्बोहाइड्रेट रोक रही हूँ। हाँ। क्या करना है मैं ज़रूर आपसे समझूंगी। एक नज़रिया जो आपने कॉजेज बताए, बड़ी बातें बताई हैं, छोटी बड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं जो मिल के कहीं ना कहीं लोगों को मोटा बना रहे हैं। डॉक्टर शाम कुंवर, जब हम 3 वात, पित्त और कफ की बात करते हैं, जाहिर तौर पर आयुर्वेद ये मानता है कि इनमें से अगर कोई इम्बैलेंस है तो आप किसी न किसी समस्या के शिकार होते हैं, और शायद कफ से जुड़ा हुआ ओबेसिटी को माना जाता है। आयुर्वेद बड़े कॉजेज क्या मानता है मोटापे के? एक्चुअली आयुर्वेद में सबसे पहला अगर बोला है तो अव्यायाम, मतलब एक्सरसाइज ना करना, उसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम मतलब फैक्टर बताए कि ये करना। उसके बाद में बोलते हैं कफ दुष्टि होना, मतलब कफों वाले जितने भी हम लोग हमारे यहाँ जो आहार है कफ बढ़ाने वाले, अगर आपके डाइट में अगर उस तरीके के आहार अगर रहेगा, खाना अगर रहेगा, तो उससे भी ओबेसिटी बढ़ेगी। और इवन बीज दुष्टि भी बोला है, मतलब जो जेनेटिक्स लेवल की भी, मतलब आयुर्वेद ने जेनेटिक्स की भी बात की है कि अगर बीज दुष्टि है, इनहेरिटेंस अगर है, तो उसमें भी एक ये हो सकता है। तो मेन तो ये 3 मतलब ये है कि व्यायाम ना करना, खाने में आपका अपथ्य रहेगा जो जिसमें कफ बढ़ाने वाली अगर द्रव्य रहेंगे तो उसके वजह से ये होगा। बिल्कुल। तो हम समझेंगे कि दोषों का जो इम्बैलेंस है उन्हें दूर करने के लिए जो अब जैसे डॉक्टर कौर ने भी शुरुआत की थी कि करना क्या है, इस पर हम ज़रूर आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर जना, आपने जो बात कही थी कि कई लोग होते हैं जो ज़्यादा खाते हैं, पतले भी रहते हैं, मेटाबॉलिज्म एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय भी है। सही बात। और कई लोग हो सकता है इस बात में भी निराश हो जाते हो कि भाई ये तो इतना कुछ खा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, हम पानी पी रहे हैं तब भी मोटे हो रहे हैं। तो उन लोगों को कैसे ये बात समझाई जाए? हाँ, उन लोगों का वही है, जैसे अभी डॉक्टर शाम कुमार ने बताया कि जेनेटिक्स जो है, तो हमारा मायाजम और कुछ नहीं, जेनेटिक्स की ही बात करते हैं, ठीक है। और जेनेटिक्स जो मायाजम से प्रभावित होता है और उसी का ही असर है। तो हमारे में जैसे यहाँ बताया कि कफ दोष है आयुर्वेद में, वैसे हमारे में साइकोसिस दोष है। अच्छा। तो इस साइकोसिस दोष से जो लोग पीड़ित होते हैं उन लोगों के अंदर ओबेसिटी का टेंडेंसी, मोटापे का टेंडेंसी ज़्यादा होता है। ऐसे नहीं केवल साइकोसिस है, बाकी चीज़ें भी कंट्रीब्यूट करती है। पर जिसमें हम बोल रहे हैं कि दुबले पतले, उसमें हम ट्यूबरकुलर मायाजम को देखते हैं। कुछ लोग देखेंगे बहुत खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तब भी दुबले पतले रहते हैं। तो उन लोगों को हम ट्यूबरकुलर मायाजम में लेते हैं। तो ये मायाजम का हम जब चिकित्सा करते हैं, इसका निदान देते हैं, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। तो आगे जब हम इसमें ट्रीटमेंट की बात करेंगे तब आगे बात करते हैं। ठीक है। एक डाइटिशियन के तौर पर अगर डॉक्टर परमीत कौर बात करें तो कैसे, कितना बड़ा रोल एक डाइटिशियन प्ले कर सकता है, ये पहले मैं आपसे समझना चाहूँगी। डाइटिशियन का अभी जैसे हमारे पास में स्टैटिस्टिक्स आए हैं कि उसमें जो अराउंड 54.6% जो कॉम्प्लिकेशंस डाइट से रिलेटेड होती है, तो उसमें मतलब डाइट का बहुत बड़ा रोल है। और पिछले 2 डिकेड्स में ये भी पाया गया है नेशनली और इंटरनेशनली कि अगर, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कम खा रहे हैं, नट्स एंड सीड्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, सूखा मेवा, क्योंकि उसके अंदर एसेंशियल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, वो कम खा रहे हैं, तो और इनएक्टिविटी हो रही है। इसकी वजह से
जितनी भी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ हैं, जैसे हृदय रोग है या स्ट्रोक है, पीसीओडी है एडोलेसेंस में, और ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कुछ लोगों को स्लीप एपनिया होता है, और साथ ही साथ कैंसर आजकल मोटापे से जुड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी वजह से हो रही हैं। तो डाइट का रोल बहुत बड़ा है। तो एज अ डाइटिशियन प्लानिंग में बहुत हेल्प करेंगी कि किसकी कितनी रिक्वायरमेंट है बॉडी की, उसके हिसाब से खाने के लिए, और कितनी उसके अंदर प्रोटीन हो, फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, क्योंकि जो इंडियन डाइट है वो उसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जनरली सभी लोग अगर अपना खाने को देखें कि खाने की थाली में क्या है, तो देखते हैं कि जो रोटी या चावल, जो अनाज है, उसकी मात्रा ज़्यादा होती है और दाल और सब्जी बहुत ही कम होती है। लेकिन अगर हम एक आइडियल थाली की तरफ देखते हैं तो उसके अंदर आधी थाली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की होनी चाहिए, 1/4 सीरियल्स की या कार्बोहाइड्रेट की होनी चाहिए, और 1/4 प्रोटीन की होनी चाहिए। तो कैसे फूड की चॉइसेस करें, फूड कैसे सिलेक्ट करें कि जो हमारे वज़न नहीं बढ़ाए और हमारे को गुड हेल्थ दे और हमें बीमारियों से बचा सके। बिल्कुल। जब डॉक्टर शामकुवर खाने को लेकर बात हुई है, बड़ा रोल डाइट प्ले करता है, हम सब जानते हैं, लेकिन इसके अलावा जब हम लाइफस्टाइल डिजीज़ इसे कह रहे हैं, एक पार्ट तो उसका खाना हुआ, दूसरा हम देख रहे हैं स्ट्रेस जिस तरह से बढ़ रहा है, नींद का जिक्र भी डॉक्टर कौर ने किया, बाकी जो फैक्टर्स हैं वो किस तरह से दोषों के इम्बैलेंस को बढ़ाते हैं? देखिए, जैसे आयुर्वेद के हिसाब से, मतलब मैंने एक कारण छूट गया मेरे से, दिवास्वाप बोला है कि दिन में सोना। अच्छा। लोग खाना खा के इमीडिएट सो जाते दिन में, एक वन ऑफ द मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है, क्योंकि आप महिलाओं को देखोगे जो घर में रहती है, खाना खाए सो जाते। और आपने भी जैसे अभी आंकड़ा WHO का बताया हुआ है कि सबसे ज़्यादा फीमेल्स अभी ओबेज है। हाँ। मतलब आप देखोगे आपके जो जिस तरीके से आपने WHO का आंकड़ा मतलब ये बताया था, अंक बताए थे कि शुरुआती दौर में मेल मतलब बॉयज़ ज़्यादा ओबेज है, जैसे जैसे 30 पर जाते हैं तो उसके बाद में फीमेल्स का ओबेसिटी बढ़ते जा रहा है, दुगने हैं लगभग, नंबर दुगने, मतलब 40%। उसमें भी आपको 30 to 40 एज फैक्टर में 49% करीब है, उससे ज़्यादा 40 के बाद वाले हैं। आयुर्वेद का रोल यहाँ दिनचर्या से लेके शुरू होता है, मतलब रोज़ उठने से लेके आपका मतलब इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आप किस तरीके से आपको लाइफस्टाइल अपने को अपनानी है, एक है। दूसरा है जैसे आपने बताया कि खाने का एक कि उसमें हमें चेंजेस करना चाहिए। और तीसरा फैक्टर है कि जैसे आपने स्ट्रेस, तो इसमें आयुर्वेद में जो पंचकर्म बताए हुए हैं कि बॉडी अगर हमें अपनी मेंटेन रखनी है तो एक ऋतु के अनुसार हमने अपना शोधन करना चाहिए। एक तरीके से पंचकर्म के एक क्लिंजिंग प्रोसेस करना चाहिए, डिटॉक्स करना चाहिए, तो हम लोग रेगुलर अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। एक ये है। दूसरे आयुर्वेद में दूसरा पंचकर्म में उद्वर्तन चिकित्सा है, स्ट्रेस के लिए शिरोधारा करके चिकित्सा होती है। तो ये हम लोग उससे कुछ हद तक मतलब स्ट्रेस लेवल कम कर सकते हैं, ओबेसिटी कम कर सकते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर जना, जब हम बाकी फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो और होम्योपैथी की बात करते हैं, तो हम ये देखते भी हैं कि होम्योपैथी जो है वो पर्सनलाइज एक तरह से ट्रीटमेंट देती है। उसकी मेंटल हेल्थ क्या है, इमोशनल वेलबींग कैसी है, उसके हिसाब से होम्योपैथी का ट्रीटमेंट चलता है। यानी ये फैक्टर्स बहुत बड़े हैं अपने आप में, बहुत बड़े हैं अपने आप में। आपने सही बात करा है। और होम्योपैथी की चिकित्सा की बात करें तो हमने देखा है ऐसे केसेस भी हमारा पब्लिश हुए हैं और रिसर्च भी चल रहा है, और रोज़मर्रा के जीवन में हम पेशेंट भी देख रहे हैं OPD IPDs में। तो ऐसी जो हमारा दृष्टिकोण है उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा लोगों को मिल रहा है। देखिए, ओबेसिटी केवल लाइफस्टाइल का बीमारी नहीं है और केवल खान पान की बीमारी नहीं है। बहुत जगह ये एंडोक्राइन डिजीज है, हार्मोनल डिजीज है। तो थायराइड की बीमारी से ओबेसिटी हो सकता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज से ओबेसिटी हो सकता है, और एड्रिनल ग्लैंड की मतलब सुप्रेनल ग्लैंड की कारण ओबेसिटी हो सकता है।
है ना, और जेनेटिक्स से भी ओबेसिटी हो सकता है। तो ये सारी कॉजेस साथ में जुड़ गया, केवल एक ही कॉज नहीं है। तो होम्योपैथी क्या इन सब खाली लाइफस्टाइल तो सुधारना है, तो बाकी चीज़ों में होम्योपैथी कैसे हेल्प कर सकता है। आपने स्ट्रेस की बात किया, जैसे डिप्रेशन इज वन ऑफ द मेजर कॉजेस फॉर ओबेसिटी। तो डिप्रेशन को हम बड़े अच्छे तरह से ट्रीट कर सकते हैं। बेशक हम ये नहीं बोल पाएंगे कि अगर कोई आज डिप्रेसिव है और हमने ट्रीट कर दिया, 6 महीने 1 साल 2 साल हमने ट्रीट किया और हमने 2 साल 4 साल छोड़ दिया, तो आगे उसको संभावना नहीं है डिप्रेशन की। देखिए उनके शरीर में एक टेंडेंसी आ गया, उनके मनन में, चिंतन में ऐसे एक टेंडेंसी आ गया बॉडी में कि दे आर मोर सबमिसिव, दे आर मोर प्रोन टू डिप्रेसिव मतलब एपिसोड्स। तो उनको हमें वॉच में रखना है। हमारे सोशल लाइफ में या फैमिली लाइफ में इन सब में भी सुधार लाना जरूरी है। उसके साथ बर्ताव में हमें सुधार लाना जरूरी है, पर साथ ही साथ में उसको स्ट्रेंथनिंग जो जो बिहेवियरल थेरापीज वो भी देना है। दिस ऑल थिंग्स मतलब प्ले ए रोल। साथ में होम्योपैथी दवाई देंगे तो बहुत ही अच्छा असर होता है। हम ये सोचने का कोई कारण नहीं है कि होम्योपैथी हेल्प नहीं कर सकता है। हम रेगुलर देख रहे हैं बहुत केसेस में, कई बार पेशेंट आके हमें पूछते हैं, डॉक्टर साहब आपने क्या हमारे मोटापा के लिए भी दवाई दिया था? तो हम बोलते हैं देखिए आपके मोटापा के लिए हमने दवाई दिया नहीं, आपके लिए दवाई दिया। आपने हेडेक लेके आए थे, आप हेडेक की कंप्लेन किए थे, तो आपका शिकायत था हेडेक का, पर हमने आपके लिए दवाई दिया, हेडेक के लिए दवाई नहीं दिया। और चूंकि हमने आपके लिए दवाई दिया और आपकी जो साथ में मोटापा है वो धीरे धीरे कुछ कम हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, एक हम जेनेटिक्स की जब बात करेंगे डॉक्टर कौर, हमने देखा अगर किसी फैमिली में कोई मोटा है तो ज़्यादातर लोग मोटापे के शिकार होते हैं। और शायद ये भ्रम है, गलतफहमी है कि ये मान लेते हैं कि हमारे यहाँ तो सभी ऐसे हैं। तो कैसे वो जेनेटिक्स को भी क्या ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल, जेनेटिक्स को हम कैप्चर कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल से। और इसके लिए अगर डाइटरी हैबिट्स हम चेंज करते हैं तो धीरे धीरे ये चेंजेस आ जाते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि शुरुआत से जब प्रेगनेंसी के टाइम पे, उस टाइम पे ही माँ का बच्चे को जो आहार जा रहा है वो संतुलित होना चाहिए। और दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जब बच्चा पैदा हुआ है तो कुछ लोगों को शौक़ होता है कि फार्मूला मिल्क पिलाएंगे तो बच्चा ज़्यादा तंदुरुस्त होगा। ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करती है मदर्स, तो उस टाइम पे ही ओबेसिटी की शुरुआत, ओवरवेट की शुरुआत हो जाती है बच्चे के अंदर, क्योंकि उसे माँ का दूध नहीं मिल रहा है। और जो अगर दूसरा दूध है वो उसके अंदर कैलोरीज भी ज़्यादा होंगी, शुगर कंटेंट भी ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर हम कंपेयर करें माँ के दूध के में कितनी शुगर है 100 ग्राम में, तो 7 ग्राम है, और अगर हम गाय का या भैंस का दूध लेते हैं तो 12 ग्राम है। तो मतलब कि जब बच्चे को हमने जन्म हुआ तब से ही हमने उसका खान पान ऐसा कर दिया कि उसके अंदर फाउंडेशन या भूमिका रख दी ओबेसिटी की, ओवरवेट की तरफ जाने की। और साथ ही साथ जब 6 महीने के बाद हम कहते हैं कि अब बच्चे को कुछ पूरक आहार देना है, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करनी है, और जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे पैकेज फूड के लिए, तब भी मदर्स को, माँ को ये होता है कि बाहर से डब्बे में से कितनी चीज़ें खिला सकें जिससे कि ज़्यादा विटामिन मिल जाएंगे, मिनरल्स मिल जाएंगे। लेकिन उससे अच्छा है कि घर में बनी हुई चीज़ें से ही बच्चे की शुरुआत करनी है, जिससे कि उस टाइम पे ही उसकी जो बॉडी के सेल्स हैं, फैट सेल्स हैं, वो फॉर्म नहीं होंगे और आगे मोटापा बच्चे को नहीं होगा। एक्टिविटी ज़्यादा करवानी है बच्चों को। और जैसा कि आजकल स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, मोबाइल पे बच्चे बैठे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, बाहर खेलने नहीं जाते। तो इसलिए जेनेटिक्स से ज़्यादा अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को बदलेंगे तो हर चीज़ का सल्यूशन है, पॉसिबल है कि बच्चा जो है आगे मोटापा उसमें नहीं होगा। ठीक है डॉक्टर शाम कुंवर, जब आहार को लेकर बात हो रही है, आहार आयुर्वेद क्या कहता है, कैसा होना चाहिए? आयुर्वेद के हिसाब से बैलेंस डाइट होना चाहिए, आहार बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। मैं एक सिंपल मतलब उदाहरण देता हूँ, क्योंकि वहाँ हर वक्त आहार में त्रिदोष हर आहार में मतलब समावित है कि हमें त्रिदोष का ध्यान रखना ही रखना है। एक सिंपल सा उदाहरण ऐसा है कि जैसे मिर्च है, हम लोग अगर मॉडर्न के हिसाब से सोचा जाए
तो रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है। इधर आंवला है, वो भी रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है। लेकिन क्या हम मतलब विटामिन सी के लिए मिर्च ज़्यादा दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। वैसे आंवला भी नहीं दे सकते कि केवल हम किसी को केवल आंवला ही खिलाएं विटामिन सी के लिए, या किसी को केवल मिर्च से, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग है। एक बिल्कुल गर्म है, एक बिल्कुल ठंडा है। तो जब भी हमें आहार, अगर आयुर्वेद के हिसाब से अगर आहार देखना है तो मतलब जैसे अभी आप मतलब काफ़ी प्रमोट हो रहा है श्री धान्य, आपने अगर मिलेट्स की बात कर दी है, बिल्कुल, तो वो भी ये है कि बाजरा, ज्वार, आपके नाचनी हो गया, कुटकी हो गया, इसमें भी कोई वात पित्त कफशामक है, वात पित्त कम करने वाले, कफ और वात कम करने वाले, कोई पित्त और कम करने वाले। तो जैसे होम्योपैथी में बताया गया कि जैसे प्रकृति रहती है, वैसे प्रकृति के हिसाब से हमारा आहार रहना चाहिए कि मतलब ज्वारी किसने खाना चाहिए, बाजरे किसने खाना चाहिए, वो प्रॉपर तरीके से करना चाहिए कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। जब तक हम लोग वो आयुर्वेद की प्रॉपर्टीज़, केवल हम लोग उसके कंस्टिट्यूएंट्स पर ना ध्यान दें कि इसमें मैग्नीशियम ज़्यादा है, कैल्शियम ज़्यादा है या प्रोटीन ज़्यादा है, हर एक इसमें अपनी अपनी मात्रा है। लेकिन उसके साथ में आयुर्वेद के हिसाब से अगर दोषों की प्रॉपर्टीज़ कैसे है, दोषों के हिसाब से कौन सा कम मतलब कौन सा बढ़ाता है और कौन सा कम होता है, उसी हिसाब से हमने अपना डाइट प्लान करना चाहिए। बिल्कुल। जब हम अलग, आपने हेडेक की बात की थी डॉक्टर जना, अलग अलग बीमारियों की जब हम बात करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये एक लूप है, सर्कल है, हम जानते हैं कि आप मोटे हो रहे हैं, मोटापे से कई बीमारियां आ रही, हो सकता है कोई बीमारी आपको हो, उस वजह से आपको मोटापा हो रहा है। बिल्कुल सही बात। तो डायबिटीज़ की समस्या, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफस्टाइल को, रूटीन को किसी न किसी तरह से ऑल्टर करने पर मजबूर करती हैं, रिस्ट्रिक्ट करती हैं। ऐसे लोग जो किसी न किसी और समस्या से भी जूझ रहे हैं, उनके लिए मोटापे से लड़ना क्या और मुश्किल हो जाता है? बिल्कुल। जब आपका मोटापा है, साथ में दूसरा कोई कोमॉर्बिडिटी हम बोलते हैं इसको, डायबिटीज़ का बात आपने किया, अगर डायबिटीज़ है, डिसलिपिडेमिया है, हाइपरटेंशन है, तो ये क्या है, जैसे बोलते हैं हम, मतलब ऐसे ही आमतौर पे बात करते हुए, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो ऐसी बात हो गई इसमें, है ना। तो उसको कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट ज़रूर है, पर अगर हम लाइफस्टाइल के साथ सही तरीके का हम ट्रीटमेंट दें, निश्चित तौर पे हम काफ़ी हद तक उनको मदद कर सकते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है, बहुत जगह ऐसे होता है जब चीज़ें बहुत मल्टी मॉर्बिडिटी से कॉम्प्लिकेटेड होता है, हो सकता है हम एक केवल होम्योपैथी से ही ना कर सके, तो ऐसे में हमें मल्टीपल सिस्टम को इन्वॉल्व करना ज़रूरी है। उसमें कोई दौरा नहीं है, उसमें कोई गुनाह नहीं है, कोई इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हाँ इनके लिए शर्मी की बात है, ऐसा कुछ है नहीं। तो ओबेसिटी का अगर ट्रीटमेंट की बात करें, आमतौर पे वो मतलब एक टीम इसको मैनेज करते हैं, जिसमें फिजिशियन रहते हैं, जिसमें एंडोक्रिनोलॉजिस्ट रहते हैं, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट रहते हैं, जिसमें रेनल फिजिशियन रहते हैं, या जिसमें न्यूरो फिजिशियन भी रहते हैं, या जिसमें मतलब गायनेकोलॉजिस्ट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, और साथ में तो ये डाइटिशियन भी इन्वॉल्व होंगे, फिजियोथेरापिस्ट या योगा थेरापिस्ट। तो सारे मिल के करें तो उस पेशेंट को हम काफ़ी हद तक बहुत अच्छा मदद कर सकते हैं। हाँ, बेशक साथ में ये बताएंगे कि बहुत जगह हम होम्योपैथी से इन सब पेशेंट को मदद कर सकते हैं, कम से कम मेंटेन करने के लिए, और एक मिनिमम डोज अगर ज़रूरत पड़े तो दूसरी दवाई का, अगर हम होम्योपैथी के मदर टिंचर को इन्वॉल्व करें ऐसे में, जो हम आम तौर पे रिकमेंड नहीं करते, अगर उसको इन्वॉल्व करें तो मोटापे काफ़ी हद तक हम कम कर सकते हैं। पर ये जो है, ये फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है, ये इफ़ेक्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का इफ़ेक्ट नहीं है, ये फार्माकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट है। तो ये एलोपैथी की तरह काम कर जाता है, पर डेफिनेटली विद इन ए वेरी शॉर्ट स्पैन हम उसका काफ़ी रिड्यूस कर सकते हैं। पर ओबेसिटी की ट्रीटमेंट में ये बात भी हमें जानना ज़रूरी है, बहुत एग्रेसिव प्लान अडॉप्ट नहीं करना है, वो डॉक्टर कौर बताएंगे। बहुत एग्रेसिव प्लान अडॉप्ट करना नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द अगर वेट हमारा 5, 10, 15 किलो घट जाता है तो उससे कोलेस्ट्रॉल स्टोन होने का चांसेस रहता है।
तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए और दूसरी अचानक से वजन घटने के लिए कुछ और दिक्कतें आ सकती है, इनसे बचने के लिए एग्रेसिव प्लान ना करें, धीरे धीरे वेट रिडक्शन करें। जो मेन मुद्दा है और जो मेन फोकस पेशेंट लोगों को हमें समझाना है वो ये है कि आप अपने बिहेवियर पे ध्यान दीजिए, फूड पोर्शन पे ध्यान दीजिए। ये बहुत बड़ी चीज़ है, आप खुद ही खुद को ऑब्जर्व करिए और वैसे देखिए। साथ में नॉन एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी हम बोलते हैं, उसका बहुत अच्छा असर होता है। एक डेफिनेट पैटर्न का एक्सरसाइज छोड़ के हम अगर नॉन एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दें, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे वॉकिंग हो गया, नॉन एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी हो गया, स्टेयर्स हमने ले लिया, साइकिलिंग हमने कर लिया, स्विमिंग हमने कर लिया, ठीक है, स्विमिंग एक्सरसाइज है, साइकिलिंग भी है, ये दोनों में ही आ जाते हैं। आपने स्टेयर्स ले लिए, घर की छोटे मोटे काम, गार्डनिंग कर लिया, अपने गाड़ी सफाई कर लिया, घर की सफाई कर लिया, झाड़ू पोछा कर लिया, तो ये सब चीज़ें जब इन्वॉल्व हो जाता है, उसको मोटिवेट करना है कि थोड़ा सा एनर्जी वो स्पेंड करे, इसमें मोटिवेट करना है। और अनाज थोड़ा कम लें। और साथ में एक चीज़ जरूर ध्यान देना है, जैसे सुबह सुबह ब्रेकफास्ट हम स्किप ना करें। ये आजकल एक फैशन हो गया कि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये वो ठीक है, ये सब हेल्प मदद करता है, पर सुबह सुबह जो हम खाना स्किप करते हैं उससे क्या होता है, बॉडी को ये मैसेज जाता है। क्या मैसेज है कि भाई मतलब हमें खाने का कमी हो रहा है, ये मैसेज बॉडी को मिल रहा है कि अनाज की कमी है शरीर में। तो जब भी कुछ छोटा मोटा कुछ भी मिले, बॉडी का एक नेचुरल टेंडेंसी होगा कि उसको जमा करे और उससे ओबेसिटी बढ़ने का चांसेस और ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करना। ठीक है डॉक्टर, और मैं जो मील प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज़ हैं, अलग अलग डाइट्स हैं, उनके बारे में मैं जानूंगी, लेकिन जो आपने कार्बोहाइड्रेट्स की बात की थी, आजकल शुगर को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा भी है। शुगर, कार्ब्स और प्रोटीन, ये चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहती हैं। कैसे इनके बारे में एक व्यक्ति डिसाइड करे कि उसे कितनी मात्रा में ये चाहिए? सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि कार्बोहाइड्रेट या शुगर भी कई प्रकार के हैं। हमें प्रेफर करने हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, और सिंपल कार्बोहाइड्रेट हो गए, चीनी हो गई, उसको अवॉइड करना है। और आजकल जैसे एरिएटेड ड्रिंक्स हैं, फ्रूट जूसेस हैं, सब लोग पीते हैं, तो वो भी वैसे तो कार्बोहाइड्रेट कहेंगे, लेकिन उससे क्या होता है कि एकदम से शुगर बढ़ती है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ता है, और उसमें उससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान है हमारा। तो बेकरी के जितने आइटम हैं, बिस्किट्स हैं, केक हैं, मैदे के बनी मठरी है, नमकीन, भुजिया, ऐसी चीज़ें, तो इन चीज़ों को सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड करना है। और चीनी में सिर्फ कैलोरीज हैं, कोई विटामिन नहीं, कोई मिनरल नहीं है उसमें। तो ये ध्यान रखना है कि हमें न्यूट्रिएंट डेंस ऐसा फूड लेना है, कैलोरी के साथ में न्यूट्रिएंट्स भी हो। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जैसे कि फल लिए या कुछ सब्जियां ली या अनाज लिया, तो वो रेशे के साथ लेना है, क्योंकि फाइबर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हमारा मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और हमारे फैट की एब्जॉर्प्शन को भी कंट्रोल करता है बॉडी के अंदर। तो कार्बोहाइड्रेट्स की सिलेक्शन इम्पॉर्टेंट है कि वो कॉम्प्लेक्स वाले होने चाहिए। और दूसरी चीज़, फ़ैट में भी हमें समझना है कि आजकल मार्केट में बहुत तरीके के तेल मिलते हैं, तो उसमें भी वनस्पति घी है, इसको अवॉइड करना है। और जब आप कुछ पैकेट वाली चीज़ ख़रीद रहे हैं, तो उसमें पढ़ना है ट्रांस फैट के बारे में। जो ट्रांस फैट है, बार बार अगर किसी तेल में रिपीटेडली तला जाए किसी को, जैसे समोसे हैं, कचौड़ी हैं या भटूरे खाते हैं, तो उसी तेल को बार बार यूज़ किया जाता है, तो उसमें केमिकल चेंजेस हो जाते हैं। और अगर वो तेल हम खाएंगे तो उससे आगे हमारी जो है लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ेस होंगी, लिपिड प्रोफाइल बढ़ जाएगी। तो तेल को भी बहुत वाइजली सिलेक्ट करना है। जैसे जो जिस रीजन में रह रहा है, प्रेफरेबली उस तरीके का तेल खाना है। अगर साउथ में है तो तिल का तेल है, वो ले सकते हैं, मूंगफली का तेल ले सकते हैं, सनफ्लावर का ले सकते हैं, और कनोला ऑयल भी ठीक है। तो लेकिन मस्टर्ड ऑयल तो सब इधर नॉर्थ में लेते हैं। तो रोटेशन में तेल खाने हैं, एक ही तेल को नहीं यूज़ करना। और मार्केट में कई बार तेल मिलते हैं जिसमें लिखा होता है कि भाई इसको खाने से डायबिटीज़ कम हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। तो वो एक मार्केटिंग गिमिक है।
आपको क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पे ध्यान देना है। क्वांटिटी का मतलब कि अगर कोई एक एडल्ट है तो अराउंड 4 से 5 चम्मच तेल, 20 से 25 ग्राम बहुत उसके लिए सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा तेल नहीं लेना। और तेल एक महीने में करें, क्योंकि एक साथ राशन ज़्यादातर घरों में आता है, तो अगर महीने में अगर किसी के फैमिली में 4 लोग हैं तो आधा किलो तेल एक व्यक्ति के लिए, तो 4 लोगों के लिए 2 किलो तेल रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। और तेल के साथ साथ ज़रूरी है कि थोड़े से हम नट्स और ऑयल सीड्स भी खाएं। उसका मतलब ये है कि उसके अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में नहीं बनते, हमें बाहर से लेने हैं। और जो हमारे ब्रेन सेल्स हैं, नर्व्स के शीट है, मतलब कंडक्शन के लिए वो भी ज़रूरी है, क्योंकि आजकल कुछ लोगों को भूलने की बीमारी हो रही है। तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि हमारे ब्रेन सेल्स भी अच्छे रहें और हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो भी अच्छा रहे। तो नट्स एंड ऑयल सीड्स थोड़े से इंक्लूड करें। ज़रूरी नहीं है कि महंगे वाले हमें अखरोट बादाम खाने हैं, मूंगफली लीजिए, तिल लीजिए, और इवन जो खरबूजे के बीज हैं, तरबूज के बीज हैं, वो भी ले सकते हैं, फ्लैक्सीड ले सकते हैं। ये जितने भी जहाँ पे जिस एरिया में रह रहे हैं वो लीजिए। और अभी जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात की थी, तो मिलेट्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि ज़्यादा फोकस होता है डाइट में चावल और रोटी के लिए, लेकिन अब हमें मिलेट्स को भी ध्यान देना है। और ये माइंड में रखना है कि चावल और गेहूँ, ये जब हमारे को इंडिपेंडेंस मिली थी उस टाइम हमारा टारगेट था कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो भूखी ना सोए, सबका पेट भर जाए। इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन में टारगेट किया था राइस और वीट को, चावल को और गेहूं को। और हम भूल गए कि जो हमारे अच्छे अनाज हैं मिलेट्स, उसको हम भूल गए। तो उसको ज़रूर लेना है। बहुत ही अच्छे कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं और न्यूट्रिएंट्स हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और फाइबर है, हमें बीमारियों से बचाते हैं। तो अगर हमारी डाइट में एक मील भी हम अगर ले लेते हैं उसका, तो हम अपनी डाइट को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। और प्रोटीन जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आजकल जो है लोग सोचते हैं कि बाहर से प्रोटीन सप्लीमेंट लेके हम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं ज़्यादा अच्छे से, तो ये भी एक मिथ है। इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि अगर हम 3 हिस्से किसी अनाज के लेते हैं और 1 हिस्सा दाल का लेते हैं, और अगर 250 ml 1 गिलास दूध पूरे दिन में ले लेते हैं, तो हमारी जो अमीनो एसिड जो प्रोटीन के होते हैं उसकी प्रोफाइल को हम मेंटेन कर सकते हैं। और उसके साथ में अगर हम थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा मसल मास जो होता है उसको भी हम अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर श्याम कुंवर, आजकल एक बात और चर्चा में है जो है गट को लेकर, कि आपका गट हेल्दी होना चाहिए, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छे से काम करे और जो क्लेंजिंग है बॉडी की वो अच्छे से हो। इसको लेकर भी तमाम जो मार्केटिंग गिमिक्स हैं वो भी सामने आ रहे हैं। लेकिन आयुर्वेद में त्रिफला जैसी चीज़ों का खजाना है, तो आयुर्वेद के नज़रिए से आप ऐसी चीज़ें बताइए जिससे हमारा गट अच्छा रहे, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर मोटापे से भी जुड़ा है। ऑफ कोर्स। और ये स्थूलता या मेदो रोग के लिए मतलब सबसे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ही त्रिफला से मतलब सबसे अच्छा माना गया है कि त्रिफला एक ये है। उसके बाद में आंवला, अगर आप रेगुलर आंवला डाइट में अगर रहा तो इसमें भी गट अच्छा ये रह सकता है। उसके बाद में और भी जैसे त्रिवृत आंवले जैसे, क्योंकि मैं किसी मार्केटिंग टाइप का नहीं करूँ या ना ही मैं ये बताऊंगा किसी मतलब मेडिसिन का नाम देना ये नहीं रहेगा, क्योंकि जब तक आप प्रॉपर अगर स्पेशलिस्ट के पास जाके ना करें तो बिना उससे लेना भी नहीं चाहिए। क्योंकि लोग जनरली सुन लेते और शुरू कर देते कि त्रिफला तो कंटिन्यू, तो कोई भी चीज़ एक तो एकांतर में नहीं होना चाहिए कि अगर मिलेट्स है तो एक ही मिलेट्स हमेशा खाना चाहिए, ऐसा नहीं है। या जैसे त्रिफला है तो केवल त्रिफला ही नहीं खाना चाहिए, या आंवला है तो आंवला ही नहीं, इस तरीके से चाहिए। इसके बाद में तक्र का यूज अच्छा बताया है। मतलब आयुर्वेद में स्थूलता कम करने के लिए तक्र सबसे बेस्ट मतलब एक वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन के तौर पे इसको अमृत भी बोला गया है करते वक्त। ठीक है।
तो त्रिफला का जिक्र ज़रूर हमने किया, और भी चीज़ों का जिक्र है, लेकिन किसी अच्छे विशेषज्ञ की सलाह के बाद ही लेना चाहिए। बार बार हम ये कहेंगे कि कोई भी चीज़ मॉडरेशन में लेनी है, बदल बदल कर लेनी है, और कितनी कब तक लेनी है, ये एक बार ज़रूर आप विशेषज्ञ की सलाह लें, उसके बाद ही इसका सेवन शुरू करें। डॉक्टर जना, जब हम अलग अलग चीज़ों की बात कर रहे हैं, मुझे थोड़ा सा बताइए, अलग अलग फैक्टर्स है, फ़ैट कितना हो, प्रोटीन कितना हो, कार्बोहाइड्रेट कितना हो, और तमाम चीज़ें हम किस तरह से शामिल करें, इसकी बात है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि हम चीनी के बिना तो रह नहीं सकते, मीठा तो हमें खाना ही है। ऐसे लोगों को किस तरह से अपने आप को रोकना है? कई लोगों को मान लीजिए तला हुआ खाने की आदत है, उन्हें जलेबी चाहिए, उन्हें पूड़ी चाहिए, ऐसी चीज़ें बहुत मुश्किल होता है उन्हें अपने आप को रोकना खाने से। ऐसे लोगों के लिए क्या किया जा सकता है? आपने सही बताया कि चीनी कुछ लोग रोक नहीं सकते। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मेरा एक पेशेंट है जो बोलता है चाय की नशा है, सुबह शाम 2 कप चाय पीते हैं। तो उनका कोई ट्रीटमेंट शुरू हुआ, होम्योपैथी का ट्रीटमेंट, कोई फिक्स्ड मेडिसिन नहीं है, जो उनका टोटलिटी वाला जो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन है, जो हम कस्टमाइज्ड मेडिसिन बोलते हैं, वैसा ट्रीटमेंट हमने शुरू किया। तो जब दूसरी बार पेशेंट विजिट में आता है, सेकेंड टाइम पेशेंट ये बताता है, डॉक्टर साहब आपने क्या दे दिया, क्या कर दिया? मैं बोला क्यों? नहीं मेरे बीवी तो गुस्सा हो गई। मैं बोला क्या हो गया? बीवी गुस्सा हो गया, दवाई ट्रीटमेंट आपका चल रहा है, बीवी गुस्सा हो रहे हैं। बोले नहीं ऐसा है डॉक्टर साहब, हम मियाँ बीवी 2 कप चाय पीते थे सुबह शाम, अभी तो ऐसा हो गया मेरे को चीनी का मन भी नहीं करता है, ना चाय पीने का मन करता है। स्मोकिंग का जो टेंडेंसी है, डिज़ायर है, वो कम होते हुए देखा हमने। अल्कोहल का डिज़ायर वो कम होते हुए देखा है हमने। तो ये सब संभव है, तो ये ट्रीटमेंट से संभव है। बाकी तो बिहेवियरल काउंसलिंग देना ही है, जो रूटीन में है वो देना है, पर साथ में होम्योपैथी ट्रीटमेंट में ये हमने देखा है, डिज़ायर को मेडिसिन मॉडिफाई कर सकता है। अगर ऑल टुगेदर एकदम टोटल नहीं बंद हो तो डेफिनेटली एक मॉडरेट क्वांटिटी बहुत काफ़ी हद तक उसको मॉडिफाई कर सकता है। ये संभव है होम्योपैथी दवाई से। ठीक है, अब कुछ सवाल हम शामिल करते हैं। डॉक्टर परमीत कौर, ये जो सवाल है ये गुलशन अरोड़ा ने दिल्ली से पूछा है। इन्होंने सर्जरी को लेकर पूछा है कि मेरी उम्र 45 साल है, हाइट 5'7" है, 5 फीट 7 इंच, वज़न 117 किलो है, मुझे शुगर और बीपी की समस्या है, क्या बेरियाट्रिक सर्जरी से मुझे कोई फ़ायदा हो सकता है? जनरली BMI को कैलकुलेट किया जाता है, और 30 से अगर ऊपर हो और साथ में कोमॉर्बिडिटी है तो आप सलाह ले सकते हैं विशेषज्ञ की, और कंसल्टेशन के लिए जा सकते हैं। लेकिन सर्जरी से पहले जो तमाम मॉडिफिकेशंस हैं डॉक्टर बता रहे हैं, तीनों ही, किसी भी एक्सट्रीम जहाँ सर्जरी की बात आ जाए उसके पहले कितने वक्त तक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करके देखने चाहिए, संतुलित नियमित दिनचर्या का पालन करके देखना चाहिए? कम से कम डाइट की बात की, डाइट में 1 साल तक तो बिल्कुल देखना ही है, क्योंकि अगर हम अपनी कैलोरीज कम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाते हैं और अपने खान पान में चेंजेस करते हैं तो नेगेटिव बैलेंस क्रिएट होता है, तो वेट लॉस भी ज़रूर होगा। और लेकिन अगर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, इम्बैलेंस है, तो उसकी वजह से कई बार नहीं भी होता है। तो इसलिए आप ज़रूरी है कि सलाह लेने के लिए जाना है। आप अनसुपरवाइज वे में नहीं कर जाइए, सुपरविज़न में ही ये चीज़ें बताई जा सकती हैं। और डॉक्टर, इस तरह की सर्जरी के बाद भी मोटापे का वापस आना, इसके चांसेस कितने होते हैं? इसकी चांसेस मैडम काफ़ी रहता है। ये सर्जरी, बैरिएट्रिक सर्जरी जो है वो एकदम ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है, ठीक है। बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद भी मोटापे का चांसेस कुछ हद तक रहता है, ठीक है, एकदम पूरी तरह निर्मूल नहीं होते। ठीक है डॉक्टर श्याम ग्रोवर, अब जो सवाल है वो भास्कर नंदा ने पूछा है पंजाब से। उन्होंने कहा मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर से जानना चाहती हूँ कि सब्जियों को कैसे पकाना चाहिए जिससे मोटापा भी ना हो, पोषक तत्व भी खत्म ना हो, और इन्होंने ये भी कहा था कि इनके घर में जो सब्जी है थोड़ा तेल वेल डाल के ज़्यादा बनती है। वही सबसे इम्पोर्टेंट है, उसी को कम कर लीजिए। सब्जी पकाना तो प्रॉपर मतलब ऐसा नहीं है कि किस तरीके से पकाना चाहिए, बेसिकली है कि आप सब्जियां कौन से ले रहे हो, आपने सिलेक्शन आपका सब्जी का कैसा है, उसके बाद में जो तेल है
उसको बिल्कुल मिनिमाइज कर लीजिए, वो तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैं थोड़ा सा, क्योंकि खाना पकाने का सवाल भी आया है, मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगी आयुर्वेद के नज़रिए से। आजकल बहुत ज़्यादा इस बात की भी चर्चा है कि दाल को खोलकर पकाएं, उसका झाग हटाएं, ताकि जो भी पोषक तत्व हैं वो आपके शरीर को मिलें। तो पकाने की क्या कोई विधि भी है? भोजन पकाने के लिए आप क्या सलाह देंगे? एक्चुअली कैसा है कि मतलब जो आयुर्वेद जो आहार जो बनाने की जो विधि है ना, उसमें हर इसका मतलब कॉम्बिनेशन दिया हुआ है कि किस प्रमाण में हमने करना चाहिए। मतलब जैसे योवागु हो गया, यूश हो गया, जैसे हम लोग सूप वगैरह यूज़ करते, तो कितने मात्रा में, मतलब 1:6 रेशो में आपने पकाना है। और जो कि आयुर्वेद पुराना ये है, तो ये नहीं करते कि उन्होंने तो पूरा कंप्लीट डाइट ही आना चाहिए, इस तरीके से किया। जैसे आपने बताया कि कुछ भी तत्व बाहर ना जाए, लेकिन हर जो आहार कल्पना जब बताई है, मतलब करीब करीब 20 से 25 आहार कल्पना बताई है, उसका हर एक का एक अपना सिस्टम है कि क्या मतलब आपका चावल और अगर दाल भी लेना है तो किस रेशो में रहना चाहिए, और कितना उसका गुना पानी रहना चाहिए, कितना गुना कम करना है और कितना छोड़ना है। तो मतलब स्पेसिफाइड है वो चीज़। ठीक है, एक होम्योपैथी विशेषज्ञ के नज़रिए से आप फिजिकल एक्सरसाइज को कितना बड़ा रोल उसका मानते हैं मोटापे को कम करने? देखिए, फिजिकल एक्सरसाइज का रोल बहुत बड़ा है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। फिजिकल एक्सरसाइज करना है। अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं रहेंगे तो बीमारियां आएंगे। हाँ, ये ज़रूर है, अगर हम अच्छी तरीके से होम्योपैथी का ट्रीटमेंट देते हैं तो बीमारी का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बेशक निर्मूल नहीं होते हैं, रहते हैं यही, पर बहुत हद तक वो कम हो जाते हैं। और बाकी एक्सरसाइज तो आम तौर पे आपको रेगुलर करना ही चाहिए, क्योंकि बिना एक्सरसाइज का जो आलसीपन है, खाली मोटापा नहीं, साथ में और बीमारी भी बुला के लेके आता है ना। सब पूरे परिवार के सहित आते हैं, है ना। तो इसीलिए एक्सरसाइज तो ज़रूरी है। बिल्कुल, और एक्सरसाइज से बहुत बड़े बड़े बदलाव भी होते देखे गए, कई बीमारियां रिवर्स होती हैं। डॉक्टर कौर, बिल्कुल होती है। हम सभी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। डॉक्टर परमीत कौर, जब हम आंकड़ों की बात कर रहे थे, बच्चों में जो 5 से 19 साल के हैं उनमें भी तेज़ी से मोटापा बढ़ रहा है। महिलाओं की बात हुई, उनका मोटापा ज़्यादा बढ़ रहा है पुरुषों की तुलना में। लगभग हर आयु वर्ग में मोटापा देखा जा रहा है, और हर उसमें भी देखा जा रहा है, जेंडर में भी देखा जा रहा है। जब हम मील प्लानिंग करते हैं या फिर अपनी डाइट, आजकल केटो डाइट है, वीगन डाइट है, कैसे कोई डिसाइड करे कि हमारे लिए क्या है? इसके लिए अपना पहले तो इकोनॉमिक लेवल समझना ज़रूरी है। आजकल सोचते हैं कि ओलिव ऑयल लेने से हार्ट की बीमारी चली जाएगी, का भी काफ़ी आजकल। हाँ, तो ऐसा नहीं है। हाँ। तो इकोनॉमी भी देखनी है, और जो भी लोकली अवेलेबल फूड है और सीजनल जो है, मौसम के हिसाब से है, उसके हिसाब से हमें चलना है। अपना स्लीप वेक साइकिल अच्छा रखना, ठीक करना है। आजकल लोग रात को देर तक जागते हैं, रात में नाइट टाइम में ईटिंग करते हैं, खाना खाते हैं, और सुबह जो है देरी से उठते हैं और ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं। तो हमें जो है सनराइज हो रही है, सूर्य उदय हुआ, उस टाइम उठना है, एक्टिविटी करनी है। जो बैलेंस डाइट जिसे कहते हैं कि उसके अंदर सारे फूड ग्रुप्स को मिला के डाइट लेनी है हमें। तो ब्रेकफास्ट में ध्यान देना है कि 3 से 4 फूड ग्रुप्स होने चाहिए। जैसे अगर हम ब्रेकफास्ट की बात करें तो एक अनाज होना ज़रूरी है जिससे एनर्जी मिले, एक प्रोटीन भी होना ज़रूरी है, और साथ में जो है प्रोटीन और फैट, थोड़ा सा नट्स एंड ऑयल सीड्स आजकल कुछ लोग खाते हैं रात को भिगो के, तो वो लीजिए, तो जिससे आपको एनर्जी लेवल ज़्यादा रहेगा। और जो लोग अंडा खाते हैं वो अंडा खा सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। और जो देखा गया है कि बच्चे ठीक से ब्रेकफास्ट करके अपनी क्लासेस के लिए जाते हैं तो उनका जो कॉग्निटिव लेवल है, कंसंट्रेशन है पढ़ाई में, वो बेटर पाया गया है। तो जिससे कि आपका एनर्जी लेवल अच्छा रहे और अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो इसलिए जो मील टाइमिंग्स हैं उसको भी फिक्स करना ज़रूरी है। ये नहीं कि कुछ लोग सोचते हैं कि सारा दिन अगर हम थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहेंगे तो हमारे हेल्थ ज़्यादा अच्छी होगी। उसको प्लान करके ब्रेकफास्ट का टाइम, लंच का टाइम, डिनर का टाइम उस तरीके से खाना है, और जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है
उसके अनुसार खाना है। कोई चीज़ अगर बहुत पसंद है तो ये नहीं कि कहीं पार्टी में गए गुलाब जामुन पसंद है तो एक खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा खा जाते हैं, 4 से 6 खा जाते हैं। तो माइंडफुल ईटिंग, पोर्शन साइज़ कितना खा रहे हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है अगर हम अपनी डाइट को रेगुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, एक और सवाल है। ये सवाल शेखर चंद्र ने पूछा है उत्तर प्रदेश से। डॉक्टर श्याम कुंवर ये पूछ रहे हैं कि आज के समय में घी खाना कितना फ़ायदेमंद है। मैं ये कैसे समझूं कि रोज़ कितना घी खा सकता हूं। मेरी उम्र 18 साल है, वज़न 85 किलो और हाइट इनकी 6 फीट है। देखिए, आयुर्वेद घी खाने के लिए मना नहीं करता है। और दूसरा ऐसा है कि जो घी मिल रहा है वो कितना सही मिल रहा है, क्योंकि अभी तो सब मतलब मैक्सिमम अगर देखा जाएगा तो प्रॉपर घी मिलता ही नहीं है। इसलिए बहुत ज़्यादा हम सजेस्ट नहीं करते कि आप बाज़ार से ये करके घी खाओ करके। लेकिन ये ज़रूरी है कि अगर उनके मतलब वही फिर से वो दोष और इस पर आऊँगा कि जब तक प्रकृति ना समझ पाए हम, तब तक हम लोग किसी को सजेस्ट नहीं कर सकते। अगर कफर प्रकृति का है तो हम घी के लिए मना कर सकते हैं, लेकिन वही अगर वात प्रकृति वाला आदमी है, भला ही वो ओवरवेट है, तो कुछ हद तक उसको मतलब 20 ml तक का मतलब सजेस्ट कर सकते। लेकिन वही मैं बता रहा हूँ कि जब तक वो किसी से सलाह ना ले, जब एक बार दिखा दे अपनी क्योंकि प्रकृति परीक्षण ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी डाइट के लिए। पता भी नहीं है, बहुत लोगों को पता ही नहीं। और अभी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक मतलब कैंपेन चला रहा है कि पूरे देश की प्रकृति जानना है, मतलब अभी सबकी प्रकृति जानना है और प्रकृति के हिसाब से उसका डाइट प्लान होना चाहिए। मतलब मॉडर्न के हिसाब से आपका कैलोरीज और जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपने हैं वो, साथ में उसके साथ में अगर आयुर्वेद का देखें कि ये वात प्रकृति का आदमी है तो उसने क्या खाना चाहिए, पित्त वाला है तो उसने क्या खाना चाहिए, कफ वाला है तो क्या है, तो ही ये प्रॉपर तरीके से बैलेंस डाइट हो जाएगा। तो यानी ये कुछ सवालों के जवाब देकर ये समझा जा सकता है कि प्रकृति आपकी क्या है। हाँ, इसका बिल्कुल, पता लगाया जा सकता है, उसके हिसाब से अपना और उसी से मतलब डाइट प्लान अगर आयुर्वेद फिजिशियन की तरफ से अगर करना है तो उसके प्रकृति परीक्षण करके ही का मतलब प्रॉपर डाइट प्लान हो सकता है उसका। ठीक है, एक अगला सवाल अब हम लेंगे डॉक्टर जना। ये सवाल तो ग्रीन टी पीने को लेकर है। आइए मैं आपसे कुछ और सवाल पूछती हूँ। ये पूछ रही हैं कनिका, नई दिल्ली में। इन्होंने पूछा है कि मेरी उम्र 26 साल है, मेरी हाइट 5 फीट 8 इंचेस है, वज़न 87 किलो है। मैं कम कैसे करूं वज़न और मेरा वज़न कितना होना चाहिए? 5 फीट 8 इंचेस है। अच्छी हाइट है इनकी। 26 साल उम्र है, 87 किलो वज़न है इनका। तो 87 किलो तब भी ज़्यादा ही है ना। इनका वज़न 70 से 73-4 इतना ठीक है। हाँ। तो उनको 10 से 12-15 किलो का वज़न घटाने का ज़रूरत है। हाँ। तो इसमें डाइट प्लानिंग करें, एक्सरसाइज करें, नॉन एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग हो गया, स्टेयर्स हो गया, और अनहेल्दी डाइट ना ले। यानी ये अपने रूटीन में से ही पहले ये वो वजह निकालें कि क्या वजह है जिस वजह से रूटीन से ही करें। पहले तो रूटीन से ही करना है, 6 महीने 1 साल रूटीन से ही करे, खान पान में कंट्रोल करे, एक्सरसाइज करे, यही करे। पहले ट्रीटमेंट का कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ में अगर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी कुछ है तो उसमें उनकी जांच की ज़रूरत है, थायराइड की जांच करना है, अल्ट्रासाउंड करना है, ये सब छोटी छोटी 2-4 जांच का ज़रूरत पड़ सकता है। पर उससे पहले एक बार फिजिकल एक्सरसाइज और डाइट इस पर ध्यान दे के वो कर ले। एक कोई अच्छे डाइटिशियन से बात करे और थोड़ा योगा वोगा भी कर सकते हैं। योगा बहुत ही अच्छा है। योगा पोस्चर्स कुछ नहीं तो रोज़ सुबह 10-12 सूर्य नमस्कार अगर कर लेंगे तो बहुत ही मददगार होगा उनको। कभी खाली यही नहीं, बहुत सारे और योगा पोस्चर है, शुरुआत करनी है, बहुत सारे और योगा पोस्चर है, तो वो सब कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। ठीक है, 2 सवाल मैं आपसे पूछूंगी डॉक्टर परमीत कौर। ये एक ग्रीन टी को लेकर है और एक शहद और गर्म पानी को लेकर है। रक्कू खान ने उत्तर प्रदेश से पूछा है सवाल, और एक मोहम्मद शारिक हैं, इन्होंने अलीगढ़ से पूछा है। रक्कू का सवाल है कि मैं अपना वज़न कम रखने के लिए सुबह सुबह ग्रीन टी पीता हूँ, खाली पेट ग्रीन टी पीना कितना फ़ायदेमंद है? और दूसरा जो सवाल है वो भी आपको बता दूं कि सुबह खाली पेट शहद और गर्म पानी पीने से क्या मोटापा कम करने में मदद मिलती है? इसके बारे में मैंने कई लोगों से सुना है। हम लोग इतना ज़्यादा नहीं बोलते कि सुबह सुबह ज़रूरी है पीना गर्म पानी, लेकिन ठीक है मेटाबॉलिज्म बढ़ सकता है इससे, तो साथ में लेकिन फ़िज़िकल एक्टिविटी भी करनी है और पूरे दिन अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है। सिर्फ गर्म पानी में शहद डाल के या नींबू डाल के या ग्रीन टी
पीने से ज़रूरी नहीं है कि वज़न कम हो जाए। साथ में हमें अपनी ओवरऑल डाइट भी मॉडिफाई करनी है, अपने जो फिज़िकल एक्टिविटी भी इंक्रीज़ करनी है और अपना बिहेवियर मॉडिफिकेशन भी करना है कि जो हमारा जो मैंने स्लीप वेक साइकिल की बात की है, तो ये ओवरऑल मैटर करता है, सिर्फ एक या दो फूड को टारगेट करके। मैं ग्रीन टी को लेकर थोड़ा डॉक्टर को और जानना चाहूँगी। नहीं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उसमें, फाइटोकेमिकल्स हैं। लेकिन जो ग्रीन टी है क्या खाली पेट पीना ठीक है? क्योंकि कुछ राय ऐसी भी आती हैं कि नहीं, वो आपके पेट की परत को, क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि खाने पीने की क्वालिटी कैसी है ये पता नहीं लगता, तो पेट की परत को सुबह खाली पेट पीने से भी उसमें डैमेज हो सकता है। तो ग्रीन टी को लेकर एहतियात क्या है? क्योंकि ये तो पता है सबको कि हेल्दी है। ग्रीन टी जो है एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, उसके अंदर पॉलीफिनॉल्स हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन जिन लोगों को बार बार क्रेविंग होती है कुछ खाने के लिए, उनके लिए ये अच्छा सब्स्टिट्यूट है कि भाई कैलोरी डेंस फूड नहीं लेके उन्होंने अपने को सेटिस्फाई कर लिया ग्रीन टी लेके। तो और अगर देखा जाए तो ज़्यादा ये जापानीज़ कल्चर में है, वहाँ से कुछ चीज़ें ले सकते हैं, जैसे कि अभी बात की डॉक्टर साहब ने प्रकृति के बारे में कि जो जहाँ रहता है उसके हिसाब से हमें चलना है, सीज़न के हिसाब से चलना है और जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से चलना है। तो सारी चीज़ें मैटर करती हैं, तो ये अपनी पर्सनल चॉइस है। डॉक्टर श्याम कुमार, खाली पेट ब्रेकफास्ट को लेकर आप सबने कहा कि बहुत ज़रूरी है, अच्छा ब्रेकफास्ट हो, अच्छी मात्रा में हो, पोषक तत्व हो, लेकिन खाली पेट सुबह उठकर क्या करना है? आयुर्वेद इसे लेकर क्या कहता है? आयुर्वेद एक्चुअली मतलब एक वो मिथ मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं, जैसे उठते हैं 2 लीटर पानी पी लिए कि एक क्लिनजिंग प्रोसेस के लिए। आयुर्वेद ने बड़ा स्पेसिफाइड किया हुआ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 500 ml to 600 ml तक पी सकते हो पानी, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद में जैसे आप मतलब वो जो ये था कि मोटापा के लिए या मेदो रोग के लिए सबसे अच्छा क्या है, तो उष्णोदक बोला है, गर्म पानी पीना चाहिए, रेगुलर अगर पानी गर्म पीना चाहिए। दूसरा जो आपने ये क्या है, हनी, मधु, तो मधु का सेवन करना चाहिए। बेसिकली ये जो चीज़ें हैं वो ड्राइनेस करती है, मतलब और ट्रीटमेंट का जो पार्ट है आयुर्वेद के हिसाब से कि जो चीज़ें ड्राई करे, मतलब कफ को नाश करे, वो चीज़ें आपके इसमें रेगुलर डाइट में रहना चाहिए। तो मतलब एक मधु जो है वो एक वन ऑफ द मतलब ट्रीटमेंट पार्ट, आप जैसे पूछ रहे थे ना कि त्रिफला के अलावा क्या है, तो एक हनी एक उसका मतलब एक अच्छा ट्रीटमेंट का पार्ट हो सकता है। बाकी आयुर्वेद के हिसाब से ब्रेकफास्ट पर थोड़ा सा मतलब मतांतर ये है। आयुर्वेद नहीं मानता कि सुबह ब्रेकफास्ट करे और फिर खाना खाए, मतलब 1 बजे खाना खाए, क्योंकि जब तक भूख नहीं लगती तब तक खाना नहीं खाना चाहिए। मोटापे का या स्थूलता का सबसे बड़ा कॉज ये है आपका डाइजेशन प्रॉपर ना होना। लेकिन वही बात आ जाएगी, फिर इसको कैसे समझें? कई लोगों की शिफ्ट ऊपर नीचे, अभी डॉक्टर कौन ने भी कहा, और ये बात है कि हमको, ये तो आयुर्वेद भी कहता है कि जल्दी खाना खा लीजिए रात का। अब भूख लगने में कई लोग ये कह सकते हैं हमें भूख ही लगती है 10 बजे, हमें उससे पहले खाए नहीं क्योंकि जाता। हम ये कैसे इसको कैसे मैनेज करें? मॉर्निंग से हम लोग पूरा सिस्टम ही बिगाड़ के रखते हैं, इसलिए भूख नहीं लगती। हमने एक्चुअली हमारा जो लाइफस्टाइल है ना, वही हमने बिगाड़ के रखे। मतलब सुबह तक मतलब बार बार खाना उसको आयुर्वेद नहीं मानता, मतलब वो बहुत सारे डिसीज का कारण मानता है। तो वो बार बार ना खाएंगे तो वो अपने आप में इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाएगी। जब आप गैप ज़्यादा देंगे। लेकिन रात के भोजन को लेकर खास ख्याल रखना है, ये आप भी कहेंगे? कि वो जल्दी करना है, बिल्कुल, ताकि उसको डाइजेशन को भी समय मिल सके। और आप क्या कहेंगे डॉक्टर जना, खाने पीने पे जब इतनी बात हो रही है, होम्योपैथी का भी कोई रूल है क्या खाने पीने को लेकर? होम्योपैथी में खाने पीने का ऐसा जो हमारा रूटीन रोज़मर्रा के जीवन में जो दिनचर्या होना चाहिए वैसे होना चाहिए। खाने पीने को लेकर होम्योपैथी का अलग से कोई है नहीं, ऐसा कोई सुझाव है नहीं। बाकी जो बोलते हैं कि दवाई के साथ ये नहीं लेना, वो ठीक है, थोड़ी समय के लिए अवॉइड कर सकते हैं, आधा 1 घंटे के लिए। बाकी उसका भी बहुत ज़्यादा कोई एस्टेब्लिश्ड या प्रूव्ड असर अभी ऐसा है नहीं। तो आम तौर पे जो दिनचर्या में जो रेगुलर लाइफ में होना चाहिए वैसे होना चाहिए। अलग से कुछ होम्योपैथी में डाइट को लेके, हाँ ठीक है, बीमारी के हिसाब से डाइट को मॉडिफाई करना तो ज़रूरी है डेफिनेटली, तो वही है।
उस वहीं तक सीमित है और अलग कुछ नहीं है। बिल्कुल। एक सवाल मैं और आपसे डॉक्टर परमीत कौर जाते जाते पूछना चाहूँगी कि कुछ लोग ये कहते हैं हमारा पीक आ गया है,